हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद द सेशन जिसमें आज हम लोग 19th अगस्त के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज़ इज बेसिकली फ्रॉम द शशि थरूर। सो ये पॉलिटिकल न्यूज़ तो नहीं है, तो बिकॉज शशि थरूर बिलोंग्स टू द पॉलिटिक्स इट डजंट मीन के उनसे रिलेटेड जो भी न्यूज़ रही होगी वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड ही होगी। सो व्हाट हैपेंड 2014 में जो उनकी वाइफ थी, सुनंदा पुष्कर। सुनंदा पुष्कर की डेथ हुई थी इन अ होटल, है ना, इन अ वेरी लग्जरी होटल उनकी डेथ हो गई थी। और उनकी डेथ का पता नहीं लगा था कि उनकी डेथ हुई कैसे है, जिसके चलते ये एलिगेशन लगाए गए थे कि शशि थरूर ने अ, उन शशि थरूर के ऊपर चार्जेस लगाए गए फॉर द अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का, कि इन्होंने सुनंदा पुष्कर को ऐसी कंडीशन में डाल दिया था कि उन्होंने सुसाइड कमिट कर ली, है ना। तो बहुत सारे उनके ऊपर चार्जेस लगाए गए। तो फाइनली व्हाट हैपन, रिसेंटली दिल्ली कोर्ट, जो दिल्ली कोर्ट है, उन्होंने सुनंदा पुष्कर के केस में शशि थरूर को डिस्चार्ज कर दिया है। मतलब ये बोल दिया शशि थरूर का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था सुनंदा पुष्कर के डेथ की केस में। ओके। और जिसके चलते फिर देखा जाए शशि थरूर का थोड़ा पॉलिटिकल जो जो पॉलिटिकल उनका कैरियर था, थोड़ा सा उनका डामाडोल हुआ था जब उनके ऊपर ये केसेस लगे थे। फिर आफ्टर दैट उनका वो ट्रैक पे आ गया त्रिवेंद्रम के, फिर वो एमपी बने एंड डिफरेंट अदर थिंग्स। सो यस, ये बहुत बड़ा केस था 2014 में, बहुत बहुत लाइमलाइट वाला केस था, जिसके चलते हमें अब पढ़ना पड़ेगा कि शशि थरूर हैज बीन डिस्चार्ज फ्रॉम दी सुनंदा पुष्कर डेथ केस, जो कि उनकी वाइफ ही है। उसके बाद अच्छा, उनके ऊपर चार्जेस वैसे लगाए गए थे क्योंकि आफ्टर द डेथ ऑफ सुनंदा पुष्कर वो एक और विमेन के साथ रिलेशनशिप में आ गए थे। दैट्स व्हाई। मूविंग फर्दर, सो व्हाट हैपन, तो कल बहुत ज्यादा मीटिंग हुई, तो तालिबान के जो स्पोक पर्सन है ना, तालिबान के स्पोक पर्सन ने बताया कि देखा जाए तो हबीतुल्ला अकुनजादा, हबीतुल्ला अकुनजादा वो चीफ रहेंगे। वो एक तरीके से अफगानिस्तान के एमिरेट रहेंगे, है ना, क्योंकि अभी अफगानिस्तान को चेंज कर दिया, अफगानिस्तान का नाम चेंज कर दिया। तो वैसे ही अफगानिस्तान के एमिरेट हबीतुल्ला होने वाले, प्रेसिडेंट उनका कोई सेकंड इन कमांड या फिर कोई भी हो जाएगा, जो भी वो अनाउंस कर देंगे नाम। और हाँ, अगर हम बात करें तो एक एक रिपोर्टर ने उनसे क्वेश्चन भी पूछा, क्या तालिबान में डेमोक्रेसी होगी, तो इस पे तालिबान ने आंसर दिया, इस पे तालिबान के स्पोक पर्सन ने आंसर दिया कि अफगानिस्तान में कभी भी डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट नहीं रहा, तो इसी के चलते हम भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज पे बिलीव नहीं करने वाले। और जब विमेन से रिलेटेड या किसी भी रिलेटेड ने क्वेश्चन, जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन पूछे, तो उन्होंने सिंपल सा आंसर दिया कि सारी की सारी चीजें जितनी भी होंगी ना, वो शारिया लॉ के अकॉर्डिंग होंगी। जो भी शारिया लॉ के अकॉर्डिंग किया जाएगा वही चीज होने वाली है। विमेन को कितनी एजुकेशन देनी है, शारिया लॉ के अकॉर्डिंग। विमेन कितने कपड़े पहनेंगे, शारिया लॉ के अकॉर्डिंग। विमेन को कितनी इंडिपेंडेंस देनी है, शारिया लॉ के अकॉर्डिंग। कितनी फ्रीडम देनी है, शारिया लॉ के अकॉर्डिंग। तो सारी चीजें जो होंगी ना अफगानिस्तान में, वो अब रिलीजियस लॉस मतलब शारिया लॉ के अकॉर्डिंग होने वाली है। शारिया लॉ से अब अफगानिस्तान रेगुलेट होगा। ओके, मूविंग फर्दर, सो व्हाट हैपन, तो हमने एक केस पढ़ा था, और ये बहुत बड़ा केस भी आया था 2019 में, बबीता पूनिया वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। उस केस में बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इंडियन आर्म फोर्सेस में विमेन को भी इंक्लूड करना चाहिए फॉर दी, तुम्हारा उसके लिए परमानेंट कमीशन के लिए। ओके, क्योंकि पहले विमेन को सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन तक अलाउड था। शॉर्ट सर्विस कमीशन के बाद they cannot they cannot have permanent commission like other men. So इसी के चलते इसी केस में बोला गया था कि विमेन को परमानेंट कमीशन देनी चाहिए इंडियन आर्म फोर्सेस में, उनका भी हक है, अगर नहीं देते हो तो वो आर्टिकल 14 का वायलेशन है। एंड वन मोर थिंग, जब आर्मी आर्म फोर्सेस ने ये स्टैंड रखा कि फिजिकल स्ट्रेंथ कम होती है एज कंपैरिजन टू दी मैन इन दी विमेन, तो उसके रिटेलिएशन में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था ठीक है, आप कॉम्बैट फील्ड में आप उनको मत डालो, कॉम्बैट फील्ड में मत डालो, लेकिन आप अदर नॉन कॉम्बैट फील्ड में डाल सकते हो ना, जैसे कि नॉन कॉम्बैट फील्ड टाइप हो गया, नॉन कॉम्बैट फील्ड टाइप टीचिंग फील्ड हो गया, लॉ फील्ड हो गया, टेक्निकल फील्ड हो गया, नॉन टेक्निकल फील्ड हो गया, तो इन फील्ड में डाल सकते हो, डॉक्टर्स हो गए, तो इनमें तो आप परमानेंट कमीशन दे सकते हो। हाँ, कॉम्बैट फील्ड का मतलब होता है जहां पर आप बॉर्डर्स पे खड़े होते हो और फिजिकल स्ट्रेंथ की ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो वो कॉम्बैट फील्ड है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोलता है कॉम्बैट फील्ड की जरूरत क्या है, अभी वॉर सिचुएशन में काम आती है कॉम्बैट फील्ड, अभी थोड़ी ना काम आती है। एंड उसी के चलते हुआ क्या, तो एनडीए एग्जाम होता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जाम होता है, आफ्टर 12th बच्चे एग्जाम देते हैं टू इंडक्ट इनटू द इंडियन आर्मी।
इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी। तो इसी के चलते एनडीए में विमेन अलाउड नहीं थी एग्जाम देने के लिए, लेकिन रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है कि इस बार जो इस ईयर जो इंडिया एग्जाम होगा ऑन 5 उसमें विमेन आर अलाउड टू टेक एनडीए एग्जामिनेशन। विमेन को अलाउ कर दिया है। ओके। और इस चीज को लेकर एक बहुत बड़ी बात बोली है कि जहां पर ट्रेनिंग होती है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। तो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज अभी 99 ईयर ओल्ड इंस्टीट्यूशन है। 99 ईयर ओल्ड इंस्टीट्यूशन है वो। एक साल के बाद 100 ईयर्स वो कंप्लीट कर लेगा। तो उसी की चीज को लेकर ये बोला है कि क्वेश्चन तो उठता है कि जरूर 100 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज ने, बट क्या इस 100 ईयर्स में जेंडर न्यूट्रलिटी आई है कि नहीं आई है, उसको लेकर भी क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। ओके। मूविंग फर्दर, सो दिस इज समथिंग अबाउट सिटी। तो हमें सिटी के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ना है ना, विल स्किप दी सिटी न्यूज। अगेन मूविंग फर्दर, सो यस, सो ऑन दी नॉर्थ ईस्ट पे सो व्हाट हैपन, तो हरियाणा गवर्नमेंट एक बहुत अच्छा डिसीजन तो नहीं, डिसीजन लिया है कि जो टर्म है गोरख धंधा, तो गोरख धंधा बैन कर दिया जाएगा। तो गोरख धंधा टर्म हैज बीन बैंड बाय दी हरियाणा गवर्नमेंट। द रीजन बीइंग इज क्योंकि बहुत सारे डिग्नेटरीज आए थे फ्रॉम दी गोरखनाथ। अच्छा, गोरखनाथ सेंट रहे हैं, बहुत बहुत फेमस सेंट रहे हैं, है ना, और उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। तो वो गवर्नमेंट के पास है, हरियाणा गवर्नमेंट के पास है, और उन्होंने यही बोला कि गोरख धंधा अगर आप वर्ड यूज करते हो तो उससे हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं। हमारे गोरखनाथ पे जो हमारे बिलीफ है वो सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं, फॉलोअर्स के सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं, क्योंकि गोरख धंधा बेसिकली टर्म जो है वो टर्म जो है मैच करता है गोरखनाथ से। तो इसी के चलते हरियाणा गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि गोरख धंधा विल बी बैंड। वो टर्म है जो बैन कर दिया जाएगा। और गोरख धंधा का जो बेसिकली जो मतलब है वो है अनएथिकल प्रैक्टिसेस। आप अनएथिकल प्रैक्टिस कर रहे हो। ओके। जो अलाउड नहीं है सोसाइटी में बट आप कर रहे हो। मूविंग फर्दर, सो ऑन द सदर्न पेज तो हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। यस, ऑन द वेस्ट पेज व्हाट हैपन, सो अभी जो महाराष्ट्र में गवर्नमेंट है वो कोलिजन गवर्नमेंट है, महाविकास आघाड़ी की गवर्नमेंट है, जिसमें शिवसेना है, जिसमें कांग्रेस पार्टी भी है और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी भी है, विच इज बीन लेड बाय शरद शरद पवार। और देखा जाए तो महाराष्ट्र में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, जिसको हम हिंदी में विधान परिषद भी बोल सकते हैं। तो देर आर ओनली 5 स्टेट्स इन इंडिया। अगर हम आंध्र प्रदेश को भी जोड़ दें तो टोटल 6 स्टेट्स हो जाएंगे। तो देर आर 6 स्टेट्स इन इंडिया जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है अभी भी स्टेट्स में। वेस्ट बंगाल शायद हो सकता है क्योंकि अभी कैबिनेट से अप्रूवल मिल गया है। जो महाराष्ट्र में वन ऑफ 6 स्टेट में से एक स्टेट महाराष्ट्र भी है। तो गवर्नमेंट ने नाम लिख के भेजे थे, क्योंकि अगर हम लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करते हैं तो 1/3 ऑफ द मेंबर्स जो होते हैं ना, 1/3 ऑफ द मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द एमएलएज। एमएलएज मतलब जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स होते हैं। ओके। इसी चीज को लेकर इसी चीज को लेकर शिवसेना ने लिस्ट दी थी गवर्नर को कि आप 12 एमएलसीज को नॉमिनेट कर दो। बट गवर्नर्स ने उन 12 एमएलसीज को नॉमिनेट नहीं किया, जिसके चलते शिवसेना ने एलिगेशन लगाए हैं कि जो आप नॉमिनेशन की बात, जो आपने नॉमिनेट किया, आपने दिल्ली में नॉमिनेशन किया, वो गलत है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए, दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, दैट इज अगेन द कॉन्स्टिट्यूशन। मूविंग फर्दर, सो ऑन द एडिटोरियल पेज तो आज हमारे लिए 3 एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है, तो अपन उनको डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वन इज अबाउट द आफ्टरमैथ, इसको अपन डिस्कस करने वाले हैं। द सेकंड वन इज अबाउट द कीपिंग एन आई ऑन चाइना एक्सपेंडिंग न्यूक्लियर स्टैक, इसको अपन डिस्कस करेंगे। ओके। एंड द थर्ड एडिटोरियल इट्स अबाउट द मोरल डिजास्टर फॉर द वेस्ट, जो कि इजी है, इसको भी अपन डिस्कस करने वाले हैं। ओके। चलो, सो दिस वन, अच्छा आज का एडिटोरियल देखा जाए तो 2 एडिटोरियल तो पूरा पूरा रिलेटेड है अफगानिस्तान से, और एक एडिटोरियल इंडिया की सिक्योरिटी से, इंडिया के डिफेंस सिस्टम से, चाइना से, तो अपन उसको डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट एडिटोरियल जो है इट्स अबाउट द आफ्टरमैथ। सो व्हाट हैपन, देखो रिसेंटली हम बात करी जाए तो अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा अब्रप्टली रिजीम में चेंज आ गया, बहुत मतलब रैपिडली चेंज आया। जहां पर यूएस के इंटेलिजेंस पेंटागन ने बोला था कि भैया कि तालिबान जो है ना वो 90 डेज के अंदर काबुल कैप्चर कर देगा। उन्होंने जैसे ही 90 डेज बोला ना, उन्होंने विद इन ना 2 या 3 डेज तालिबान को अपने काबुल को अपने कंट्रोल में ले लिया। सो एक तरीके से देखा जाए तो लोग ये बोल रहे हैं कि तालिबान ने डिफीट किया है यूएस एंड नेटो की आर्मी को, जो कि अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो सही भी है।
ओके, क्योंकि जहां तक 2001 से कंट्रोल करके रखा था यूएस और नाटो की आर्मी ने टिल द ईयर 2021, टिल द मिड ईयर ऑफ 2021, उसके बाद तालिबान फिर से पावर में आ गया, तो पूरे तरीके से एलिमिनेट नहीं कर पाया जो प्रॉमिस अमेरिका लेके आया था कि हम तालिबान को पूरे तरीके से एलिमिनेट कर देंगे। तो डॉर्मेंट स्टेट में रहा तालिबान इन दीज 20 ईयर्स। उसके बाद फिर से वो रिवाइव हो गया, और रिवाइव बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन के साथ हुआ, बहुत स्ट्रॉन्ग रिवाइवल हुआ उसका। ओके, बहुत अभी तक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन में है तालिबान, जब से तालिबान का फॉर्मेशन हुआ है। ओके, और वही चीज हुई। अच्छा, फिर उस पर डिस्कशन भी हुआ कि जैसे ही जब तालिबान ने कैप्चर किया अफगानिस्तान को, पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया, तो अभी क्या हुआ, अभी जो बाइडेन और यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, उन दोनों ने डिसीजन लिया है कि हम लोग G7 लीडर्स की वर्चुअल मीटिंग होगी और डिस्कस करेंगे कि क्या कॉमन स्ट्रेटेजी और अप्रोच होनी चाहिए टुवर्ड्स दी अफगानिस्तान। ये बेसिकली G7 लीडर्स की मीटिंग होने वाली है। अच्छा, देखा जाए तो ये पूरी जो हरकत है, ये अमेरिका ने की है। अमेरिका ने ही तालिबान को सपोर्ट किया। अमेरिका ही अफगानिस्तान में आई थी डेमोक्रेसी सेटअप करने के लिए, लेकिन वो कर नहीं पाई। वो तालिबान को एलिमिनेट ही नहीं कर पाई। उसके बाद वो अब्रप्टली वो अफगानिस्तान से चले गए। तो तालिबान ने पूरे चीजों को कंट्रोल कर लिया। अब बात वही है ना, अगर आप किसी पर्सन को, अब वही हुआ अफगानिस्तान के लोगों के साथ, कि अगर आप किसी पर्सन को स्टार्टिंग से ही अगर आप खिचड़ी देते रहोगे तो खिचड़ी की आदत लग जाएगी, खिचड़ी खाता रहेगा। लेकिन आप खिचड़ी के बाद उसको एक बहुत अच्छा खाना दे दो, पिज्जा दे दो, और पिज्जा उसको आप कंटिन्यूअसली 7-8 महीने तक दो, और 7-8 महीने बाद फिर से उसको आप खिचड़ी दे दो, तो उसके लिए बहुत बहुत ड्रास्टिकली चेंज होगा। तो वही अमेरिका ने किया तालिबान के लोगों के साथ, कि पहले तालिबान का रूल था तो अफगानिस्तान के लोग झेल रहे थे, बट अमेरिका आया, अमेरिका ने कुछ चीजें अच्छी करी, वहां पर डेमोक्रेसी लेके आए, वहां पर वुमेन्स को राइट मिलने लगे, डिफरेंट अदर थिंग्स। लेकिन फिर अब्रप्टली वो वहां से चले गए, तो फिर से तालिबान का रिजीम आ गया। तो एक तो उनको पहले फ्रीडम नहीं थी, फिर फ्रीडम दी गई, फिर फ्रीडम छीन ली गई, छीनी जा रही है। तो वही चीज अब अफगानिस्तान में हो रहा है, जो कि बहुत गलत है। और उस चीज को लेकर यूएसए और यूनाइटेड किंगडम के जो प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन, उन्होंने उन्होंने स्टेप लिया है कि G7 लीडर्स की वर्चुअल मीटिंग होगी, और हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या कॉमन स्ट्रेटेजी और क्या कॉमन अप्रोच होनी चाहिए टुवर्ड्स दी पाकिस्तान, है ना। अगर हम देखा जाए तो मई 2021 में फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग थी, G7 फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग थी, और यही बोला था कि a sustainable and inclusive political settlement would only be a way to achieve a just and desirable peace that benefit all Afghans। मतलब एक ऐसी सस्टेनेबल और एक ऐसी इंक्लूसिव पॉलिटिकल सेटलमेंट होना चाहिए। क्योंकि जब मे की बात करते हैं तो मे में ये स्पेकुलेशन थे कि तालिबान और अफगानिस्तान गवर्नमेंट के बीच में बहुत सही तरीके से ट्रीटी हो जाएगी, पीस सेटलमेंट हो जाएगा, है ना। और ये चीज दोहा में होनी थी, और G7 ने प्रॉमिस भी किया था कि हम लोग दोहा में जब नेगोशिएशन होगा उसमें हम लोग सपोर्ट करेंगे। एक हाई लेवल कॉन्फ्रेंस भी बुलाई गई थी इस्तांबुल में अफगानिस्तान को लेकर। लेकिन अब ये प्रॉमिस कहां गया, ये बेसिकली ऑथर ने लिखा है, क्योंकि पूरे तरीके से तालिबान का कहना है कि हम पूरे तरीके से अफगानिस्तान में शारिया ऑर्थोडॉक्सी लॉ लाने वाले हैं। ओके, शारिया लॉ बेसिकली, या तालिबान की हम बात करें तो दे आर दी देवबंदी, तो दे आर बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट होते हैं ये लोग, है ना। सो वही चीज ऑथर का कहना है कि G7 का जो एस्पिरेशन था, जो उनका पार्टिसिपेशन था, कि भैया विमेन की वॉइसेस नहीं दबनी चाहिए, यंग यंग पीपल लोगों के राइट्स ब्रीच नहीं होनी चाहिए, माइनॉरिटीज ग्रुप के साथ उनके उनके राइट्स ब्रीच नहीं होनी चाहिए, उनके साथ एट्रोसिटीज नहीं होनी चाहिए, वो चीज सब के सब खराब हो चुकी है। क्योंकि G7 का खड़े होने का फंडा क्या था अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के नेगोशिएशन में, दोहा में, मेन रीजन यही था कि भाई विमेन के राइट्स ब्रीच ना हो, यंग पीपल के राइट्स ब्रीच ना हो, माइनॉरिटीज के साथ एट्रोसिटीज ना हो, उनके राइट्स ब्रीच ना हो। लेकिन वही चीज तालिबान अभी कर रहा है। तो वो सारी सारी जो चीज G7 ने बोला था कि हम लोग ये करेंगे और वो करेंगे, तो वो चीज नहीं हो पा रही, वो तालिबान ने पूरी तरीके से खराब कर दिया। ओके, देन लास्ट में ऑथर ने यही लिखा है लास्ट में कि हाँ, अफगानिस्तान में अगर हाँ तालिबान रिजीम को हटाना है तो एक ही तरीका है, एंड दैट थिंग इज कि अगर तालिबान ग्लोबल लेवल पर कुछ ऐसा एक्ट करता है जिससे सारी कंट्रीज को साथ में जोड़ा जाए। अगर वो अफगानिस्तान में ही ऐसा इन्वॉल्वमेंट करता रहेगा, अफगानिस्तान में ही ऐसा एक्ट करता रहेगा, तो शायद ही सारी कंट्रीज एक साथ तालिबान के अगेंस्ट खड़ी हो।
लेकिन हाँ, अगर ग्लोबल बैकलैश लेके आता है तालिबान, इंडिया में कुछ अटैक करता है, यूएस में कुछ अटैक करता है, या कोई किसी और कंट्री में अटैक करता है, किसी और कंट्री के लोगों के साथ एट्रोसिटीज करता है, तब जाके पूरा जो पूरा जो वर्ल्ड है वो यूनाइट होगा तालिबान के अगेंस्ट और तालिबान को एलिमिनेट किया जाएगा। यही एक तरीका बसता है अकॉर्डिंग टू द ऑथर। ओके, मूविंग फॉर, सो द नेक्स्ट न्यूज जो है, इट्स अबाउट दी चाइना अभी अपने न्यूक्लियर स्टैक को, या हम बात करें न्यूक्लियर वेपन को, और ज्यादा एक्सपेंड कर रहा है। ये बेसिकली ऑथर ने लिखा। अच्छा, हर्षवी पंत के बहुत सारे एडिटोरियल्स आते हैं, है ना। अब अच्छा, हर्षवी पंत की बात करें तो हर्षवी पंत बेसिकली जिन्होंने एडिटोरियल लिखा है, इज अ वो वो डिफेंस को लेकर, इंडिया के डिफेंस को लेकर, और इंडिया के डायस्पोरा, मतलब इंडियन डायस्पोरा मतलब इंडियन के नेबरहुड जो जितनी भी कंट्रीज हैं और अदर इंटरनेशनल अदर फॉरेन कंट्रीज हैं, उनकी डिफेंस को लेकर ये एडिटोरियल्स लिखता है। तो सबसे पहले उन्होंने एडिटोरियल क्या लिखा, उन्होंने यही बताया। अच्छा, पर इसका ओवरव्यू लेने वाले हैं, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आई विल टेल यू कि आपको क्या क्या पढ़ना है। सो दिस वन, व्हाट न्यू दिल्ली शुड ट्रैक, ये पढ़ना पड़ेगा आपको। ये रेट एंड एक्सटेंट इज द की, ये पढ़ना है। एंड दिस वन, तो ये वाला जो फर्स्ट स्ट्राइक स्ट्रेटेजी, ये छोड़ देना। ये अच्छा, फर्स्ट स्ट्राइक स्ट्रेटेजी बता देता हूं, उसमें बोला क्या है। इसमें यही बोला है कि चाइना बिलीव्स इन फर्स्ट स्ट्राइक स्ट्रेटेजी, वो एनिमी पर सबसे पहले मिसाइल फेंकना चाहता है, और वो ऐसी, उसके पास ऐसी मिसाइलें होनी चाहिए एज कंपेरिजन टू दी एनिमी, कि उसके पास स्ट्रॉन्गर मिसाइलें हो और उसके पास ज्यादा मिसाइलें हो, क्वांटिटी क्वालिटी बोथ, दोनों वाइज। अब ये चीज बताई गई जो कि हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, तो सबसे पहले ऑथर ने जो स्टार्ट किया, उन्होंने यही बोला कि अगर हम बात करें तो चाइना जो है ना, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, वो अपनी न्यूक्लियर आर्सेनल की कैपेसिटी को एक्सपेंड कर रहा है, उसके साइज को एक्सपेंड कर रहा है, और ज्यादा मिसाइल्स बना रहा है। और देखा जाए तो ये हमेशा डिस्प्यूट में रहा है, हमेशा डिस्प्यूट में रहा है कि चाइना के पास कितने ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है, क्योंकि एक तरीके से डेमोक्रेटिक तो है नहीं, और वहां पर कोई ऐसी गवर्नमेंट एजेंसी भी नहीं है। गवर्नमेंट एजेंसी भी है तो उसके बाद इतनी डेमोक्रेसी नहीं है कि वो पूरा पूरा रिवील कर सके कि चाइना के पास कितना है। जितना चाइना गवर्नमेंट बताना चाहती है उतना ही बता देती है ना। तो वही बताया गया कि अगर हम बात करें तो एक मिसाइल फील्ड बना रखी है जिनजियांग रीजन में। तो चाइना में जिनजियांग रीजन है जो कि वेस्टर्न चाइना में है, जहां पर बताया गया कि वहां पर गवर्नमेंट ने वहां पर लार्जर न्यूक्लियर फोर्स बना के रखा है, जहां पर उनके पास कैपेसिटी है कि वो और ज्यादा मिसाइल्स को बना सकते हैं। और वो, और ऐसा माना जाता है कि वहां पर 110 न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जा रहे हैं और भी बनाए जाएंगे। उसके साथ साथ चाइना में एक और रीजन है, ह्यूमन रीजन। तो ह्यूमन रीजन में भी 120 मिसाइल्स को बनाया जाएगा, जो कि एरिड रीजन है। ओके, और अगर हम बात करें तो व्हाट द रीजन बिहाइंड कि चाइना अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को एक्सपेंड कर रहा है, क्यों एक्सपेंड कर रहा है। तो रीजन बताया ऑथर ने, उन्होंने बोला इंक्रीज इन दी सर्वाइबिलिटी ऑफ इट्स आर्सेनल अगेंस्ट दी फर्स्ट स्ट्राइक फ्रॉम इट्स न्यूक्लियर एडवर्सरीज। कि अगर कोई एनिमी उसका कंट्री लाइक यूएसए, उन्होंने बेसिकली डायरेक्टली यूएसए का नाम ले लिया, कि यूएसए अगर पहला स्ट्राइक कर रहा है तो उसके पास ज्यादा आर्सेनल हो और ज्यादा वो सर्वाइव कर सके, न्यूक्लियर आर्सेनल के पास ज्यादा हो। इसलिए वो सबसे ज्यादा लेके आ रहा है कि अगर मान के चलो यूएस ने अटैक कर दिया चाइना के ऊपर, तो चाइना के पास ज्यादा होनी चाहिए एज कंपैरिजन टू द यूएस। इसलिए चाइना बहुत ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स को और ज्यादा एक्सपेंड करता जा रहा है। ये मेन रीजन है। दूसरा मेन रीजन है कि वो अपनी मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटीज को और ज्यादा स्ट्रेंथन करना चाहता है, जिससे वो डरा सके अदर कंट्रीज को, और जो उसकी पॉलिसी है, वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी, और ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाए। बिकॉज ऑफ दीज टू रीजंस चाइना अपनी न्यूक्लियर आर्सेनल्स की कैपेसिटी को स्ट्रेंथन किया जा रहा है। देन नेक्स्ट पार्ट में जो लिखा, रेट एंड एक्सटेंट इज द की, तो वही बताया गया कि देखा जाए तो चाइना बहुत बहुत सही रेट से, मतलब बहुत ज्यादा अच्छे रेट से न्यूक्लियर वॉर हेड्स को बढ़ाता जा रहा है, अकॉर्डिंग टू दी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट और फेडरेशन ऑफ द अमेरिकन साइंटिस्ट। और अभी तक बताया जाता है कि चाइना में अभी तक अराउंड 250 से 350 वॉर हेड्स हैं। और वहीं हम यूएस की बात करें तो यूएस में ऐसा बोला जाता है कि भैया यूएस में जो वॉर हेड्स है एज कंपैरिजन टू दी चाइना, वो अब कम हो गए। नहीं, अब कम नहीं हुए, अभी भी ज्यादा है। और अगर हम बात करते हैं एक और यूनाइटेड स्टेट्स की, एक और यूनाइटेड स्टेट्स की रिपोर्ट आई थी लास्ट ईयर, यूनाइटेड स्टेट्स स्ट्रेटेजिक कमांड, है ना। उसमें बताया गया था कि पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना बिफोर दी स्टॉक पाइल ऑपरेशन, मतलब उनके पास जब न्यूक्लियर वेपन्स उन्होंने बनाना स्टार्ट नहीं किए थे, है ना, बिफोर दी नेक्स्ट डिकेड 2010 तक
उनके पास जो वेपन थे वॉरेट से वो लेस देन 200 थे, मतलब लेस देन 200 उनके वॉरेट से, लेकिन विद इन अ डेकेड उनके पास 250 से 350 न्यूक्लियर वॉरेट्स हो गए। तो यही बताया गया कि चाइना में बहुत ज्यादा रेट और एक्सटेंट के साथ जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर वॉरेट्स एड ऑन होते जा रहे हैं उनके आर्सेनल्स में। नाउ अब इंडिया के पर्सपेक्टिव से यहां पर दिया गया, तो वही बताया गया कि देखा जाए तो देखो इंडिया को डायरेक्टली ऐसा कोई खतरा नहीं है। अ, अगर और ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स बनते जाते हैं, ऐसा कोई इंडिया को डायरेक्टली कोई खतरा नहीं है। बट हाँ, इंडिया के लिए खतरा की बात यह है कि इंडिया के साथ इंडिया और चाइना का हमेशा से बॉर्डर डिस्प्यूट रहा है, और स्पेशली अभी बॉर्डर डिस्प्यूट जो दिख रहा है वो ईस्टर्न लद्दाख पे दिख रहा है ना। तो उस चीज को लेकर चाइना जो है वो डरा सकता है इंडिया को कि आप बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं रखो, नहीं तो हम आपके ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर देंगे, डिफरेंट अदर थिंग्स। और अभी भी बहुत सारे रीजन्स है, टेरिटोरियल रीजन्स है, लाइक दिस्पांग रीजन, दामचौक रीजन, गोगरा हॉट स्प्रिंग रीजन, यहां पर अभी भी डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हुआ। तो उन डिस्प्यूट को रिजॉल्व कराने के लिए न्यू दिल्ली पर प्रेशर डाल सकता है चाइना, और न्यू दिल्ली के पास कोई शायद ऑप्शन ही ना बचे, कोई चॉइस ही ना बचे, और वो चाइना के कंट्रोल में आ जाए, चाइना की बातों को एक्सेप्ट करना पड़े। ओके, सो वही बताया गया कि हमें बहुत क्लोज आई रखनी होगी अपने नेबर पर, हमें स्ट्रेटेजिकली कैपेबिलिटीज पर वर्क करना होगा, उसको एनहेंस करना होगा कि हम चाइना को काउंटर कर सकें। यही ऑथर का कहना है। मूविंग फर्दर, सो वी मूव टू दी थर्ड एडिटोरियल। इट्स अबाउट द मोरल डिजास्टर फॉर द वेस्ट। अच्छा, ये एडिटोरियल बहुत सिंपल है, अगर खुद भी पढ़ोगे ना तो बहुत इजीली समझ में आएगा। सो हुआ क्या, सो देखा जाए तो ऑथर ने कंपेयर किया है ब्रिटिशर्स के साथ, जैसे अमेरिका ने किया ना, जैसा अमेरिका ने किया अफगानिस्तान के साथ, उसको कंपेयर किया है ब्रिटिशर्स ने जब इंडिया छोड़ के गए थे। क्योंकि जब इंडिया छोड़ के गए तो पार्टीशन हुआ, तो एन अराउंड 10 लोग डिस्प्लेस हो गए थे इस चीज में, और बहुत सारे मिलियंस लोगों की डेथ हुई थी। और उसी चीज को लेकर ऑथर ने कंपेयर किया है। उन्होंने बोला था कि जब ब्रिटिशर्स ने पावर को ट्रांसफर किया था ना, तो ब्रिटिशर्स ने जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को इंडिपेंडेंट किया था ना, तो एक टर्म यूज किया था ब्रिटिशर्स ने। उन्होंने ये नहीं बोला था कि हमने इंडिया को इंडिपेंडेंस दे दी, उन्होंने बोला था कि हमने ट्रांसफर ऑफ पावर किया है टू द इंडियन गवर्नमेंट, टू द इंडियन हैंड्स, जो पहले हमारे हाथ में थी। और वही अब यूएस कर रहा है। यूएस ने भी यही बोला कि हम भी पावर को ट्रांसफर कर रहे हैं तालिबान के एंड में। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट के एंड में पावर को ट्रांसफर करना और तालिबान के एंड में पावर को ट्रांसफर करना, देयर इज टू डिफरेंट थिंग्स। वही चीज बताइए, दो डिफरेंट अदर थिंग्स है। ओके, सो जस्ट रीड इट, इट्स अ वेरी वेरी सिंपल एडिटोरियल। देन यहां पर यह भी लिखा कि अमेरिकन इन अफगानिस्तान, तो उसके बारे में बताया गया कि अमेरिका ने हमेशा से, जब से कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ है, हमेशा से इस रीजन में ना, बेसिकली एशियन रीजन में, साउथ एशियन रीजन में, हमेशा से उन्होंने वॉयलेंस फैलाने का काम किया है। पूरा पूरा दिखाया गया, जब हमेशा से वो पाकिस्तान के साथ अलाय रहा, हमेशा से पाकिस्तान का अलाय रहा, और बल्कि पाकिस्तान में हमेशा से देखा जाए तो डिक्टेटर्स रहे, जबकि डेमोक्रेसी की बात की जाए तो इंडिया के फेवर में आना चाहिए अमेरिका को। लेकिन पाकिस्तान में हमेशा डिक्टेटर्स रहे, मिलिट्री कू बहुत बार हुआ, लेकिन तब अभी भी हमेशा वो पाकिस्तान के साथ अलाय रहा। तो मेन रीजन क्या है, अमेरिका का कभी भी मेन मोटिव डेमोक्रेसी लाना नहीं रहा, अमेरिका कभी भी किसी का दोस्त नहीं रहा। ये हमेशा, ये बेसिकली ऑथर ने ये इनडायरेक्टली बोला है कि वो अपने फायदे के लिए दूसरों को बर्बाद कर देता है। वही पाकिस्तान के साथ किया उन्होंने, वही अफगानिस्तान के साथ कर रहे हैं। जस्ट रीड इट, इट्स अ वेरी सिंपल एडिटोरियल, बहुत इजीली समझ में आएगा, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ओके, मूविंग फर्दर, सो ऑन द नेशनल न्यूज, सो कल कोलिजियम की रिकमेंडेशन पर 8 जजेस का इंडक्टमेंट हुआ सुप्रीम कोर्ट में, और जिसमें से 3 विमेन है, 3 विमेन भी है ना। तो पहली बार हुआ है कि 3 विमेन को इकट्ठा सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया। और देर आर चांस कि बाय द अप्रैल 2027 जो कर्नाटका की अभी जो हाईकोर्ट की जज हैं, जिनको अभी एलिवेट कर दिया गया टू द सुप्रीम कोर्ट जज, बीवी नंगराथन कैन बी द फर्स्ट फीमेल सीजीआई ऑफ इंडिया। सो जस्ट राइट डाउन द नेम, शी कैन बिकम द फर्स्ट सीजीआई, अगर उनके साथ कुछ गलत नहीं होता है, मतलब अगर वो जज रहती हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनके उनका 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 रिमूवल नहीं होता है, तो शी विल बिकम द फर्स्ट विमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन 2027 में, अभी नहीं, क्योंकि सीजीआई जो बनते हैं वो सीनियोरिटी के बेसिस पे बनते हैं। ओके, सीनियोरिटी के बेसिस, और सीनियोरिटी कोई लॉ नहीं है, इट्स अ कस्टम। तो अगर कस्टम रहा तब भी फॉलो किया गया 2027 में,
तो बीवी नागराथन जो है वो सीजीआई बन जाएंगी और वो फर्स्ट वुमेन सीजीआई होंगी इन दी इंडियन जुडिशियल हिस्ट्री में। मूविंग फर्दर, सो वही गवर्नमेंट का सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि गवर्नमेंट ने हमेशा डिफरेंट स्टैंड्स स्नूपिंग को लेकर अडॉप्ट कर रखे हैं। जैसे कि जब हम बात करते हैं पार्लियामेंट में गवर्नमेंट ने बोला था कि होम मिनिस्ट्री कंपिटेंट अथॉरिटी है, होम मिनिस्ट्री इसका आंसर देगी स्नूपिंग वाले केस का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट जो फाइल हुआ है वो किसने फाइल किया? आईटी मिनिस्ट्री ने। तो उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन है कि गवर्नमेंट हमेशा अपने स्टैंड बदलती रहती है स्नूपिंग वाले केस में। तो कुछ ना कुछ झामाझोल तो है, ऐसा ऐसा दिखता है कि गवर्नमेंट खुद अपने स्टैंड बदल रही है। मूविंग फर्दर, सो हुआ क्या, बिकॉज ऑफ द अफगानिस्तान क्राइसिस और ऐसे बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन है कि अफगानिस्तान में अ, अफगानिस्तान के बहुत सारे जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो रेफ्यूजी बन के इंडिया में आ सकते हैं। इसी चीज को लेकर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है जो अभी यूएन में थे, वो यूएन की बाद अमेरिका जाने वाले थे, पनामा जाते, न्यूयॉर्क जाते, मैक्सिको जाते। मैक्सिको मतलब जो यूएस का ही मैक्सिको स्टेट है वहां जाते। तो यूएस जो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर, अब उन्होंने बेसिकली अपनी यूएस विजिट को कट डाउन कर दिया। उन्होंने बोला है कि अभी बिकॉज ऑफ द अफगानिस्तान क्राइसिस इंडिया जो है नेबरिंग में है, रायता फैला हुआ है, तो उसको समेटना पड़ेगा। इस चीज को लेकर मुझे इंडिया जाना पड़ेगा और इन्होंने यूएस ट्रिप को क्या कर दिया? कट शॉर्ट कर दिया। मूविंग फर्दर, सो अगेन ऑन द नेशनल न्यूज, सो व्हाट हैपेंड। सो अगर हम बात करें तो कल क्लाइमेट ऑफिशियल्स की मीटिंग थी इंडिया में और यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के प्रेसिडेंट डेजिग्नेट आए थे आलोक शर्मा इंडिया में। अच्छा, आलोक शर्मा इंडियन ही है तो इंडिया में आए और उन्होंने बताया कि इंडियन गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा कैपेसिटी है, बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी है, वो क्लाइमेट को लेकर बहुत ज्यादा काम कर सकता है। और उसी चीज को लेकर उन्होंने बताया कि इंडियन गवर्नमेंट को स्टेप लेना चाहिए कि वो क्लाइमेट क्लाइमेट को लेकर बहुत अच्छा काम करे। और वो चाहते हैं कि बाय दी अच्छा मतलब ऐसा मानना है कि बाय द ईयर ऑफ 2100, मतलब नेक्स्ट सेंचुरी तक एडिशनल हीट ना हो पूरे प्लैनेट पर, है ना। एडिशनल हाफ ऑफ द डिग्री जो है वो हीट भी इंक्रीज ना हो, ये बेसिकली उनका प्लान है। और उस चीज को लेकर अभी तक कार्बन न्यूट्रलिटी को लेकर हम बात करी जाए तो 120 कंट्रीज ने कमिट कर चुके हैं कि 120 कंट्रीज ने कमिट किया है कि बाय द ईयर ऑफ 2050 हम लोग अपने कंट्रीज में कार्बन न्यूट्रलिटी लेके आ जाएंगे। और 5 कंट्रीज ने जो प्लेज ले रखी है कि हम नेट जीरो कार्बन लेके आएंगे। ये कार्बन न्यूट्रलिटी अलग है, कार्बन न्यूट्रलिटी मतलब जितना कार्बन आप मिट कर रहे हो उतना कार्बन आप कंज्यूम भी करोगे। और नेट जीरो कार्बन का मतलब होता है कि आप 0% कार्बन इमिट करने वाले हो। तो 5 कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें से उन्होंने प्लेज किया है कि हम लोग नेट जीरो कार्बन इमिट करेंगे बाय द ईयर ऑफ 2050, जिसमें 2 कंट्रीज भी आती हैं, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर, दो बिगर कंट्रीज हैं। और चाइना जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट वर्ल्ड बिगेस्ट एमिटर है कार्बन का, उसने बोला है कि हम 2050 तक नहीं लेकिन हाँ 2060 तक हम लोग नेट जीरो अचीव कर लेंगे। उन्होंने ये कमिट किया है। यूनाइटेड स्टेट्स ने ही बोला है कि वील अचीव द नेट जीरो बाय 2050 और हम कार्बन को हाफ कर देंगे, हाफ इमिशन कर देंगे बाय द ईयर ऑफ 2030। इंडिया उन मेजर कंट्रीज में है जिन्होंने 2050 के प्लान को नहीं माना, उस पर कमिट नहीं किया। लेकिन हाँ हमेशा से इंडिया इंडिया ने जो भी अच्छा पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, तो पेरिस एग्रीमेंट में जो बात हुई थी इंडिया को लेकर कि इंडिया को इतना एमिशन कम करना है, इंडिया ने उस पर वर्क किया और इंडिया वो सक्सेसफुल रहा। तो वही चीज इंडिया का कहना है कि हम लोग कमिट नहीं कर रहे, हम लोग प्रॉमिस नहीं कर रहे, बट हाँ हम लोग वैसा बोल सकते हैं कि बाय द ईयर 2050 हम लोग भी नेट जीरो कार्बन एमिशन करेंगे। उस पर हमें स्टेप लेना पड़ेगा। मूविंग फर्दर, सो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ऑयल पाम फार्मिंग को बूस्टअप कर रहा है। अच्छा, ऑयल पाम फार्मिंग का बूस्टअप इसीलिए करने की जरूरत है, रीजन भी क्योंकि इंडिया बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है इंपोर्ट के ऊपर, कि बहुत ज्यादा इंपोर्ट होगा तब जाके हम ऑल पाम ऑयल का यूज कर पाएंगे। इसी के चलते सेंटर बहुत ज्यादा बूस्टअप कर रहा है आत्मनिर्भर भारत को लेकर, के अराउंड उसमें उसने 11,040 करोड़ रुपीज अमाउंट लगाना चाहता है, जिसमें से 8,000 जो होगा, अराउंड 8,000 वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगा और रिमेनिंग 4,000 स्टेट्स लगाएंगे। और ऑयल पाम फार्मिंग को स्ट्रेंथन करेंगे, उसको बूस्टअप करेंगे कि हम लोग डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सके और हमारी जो इंपोर्ट में डिपेंडेंसी है वो कम हो सके, वो उसको कट डाउन करा जा सके। मूविंग फर्दर, सो वी डायरेक्टली मूव टू दी वर्ल्ड न्यूज। वर्ल्ड न्यूज में देखा जाए तो अच्छा ये जरूर पढ़ना, व्हाट नेक्स्ट फॉर अफगानिस्तान। ये एक्सप्लेनर है, ये पूरा सिचुएशन बताएगा। अच्छा, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, अफगानिस्तान की हिस्ट्री, अफगानिस्तान का प्रेजेंट सिचुएशन।
तो यही चीज को समरी में बना के दिया गया, समराइज करके रखा गया। तो जस्ट रीड इट, पता लगेगा तालिबान के बारे में बहुत सारी चीजें। रीड इट, इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वन। हाँ, चाइना ने एक बहुत अच्छी चीज बोली है। चाइना ने बोला है कि हम तालिबान को तब तक रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे जब तक वो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन नहीं कर लेता। अच्छा, अभी भी तालिबान का गवर्नमेंट फॉर्मेशन नहीं हुआ है, अभी डिसाइड नहीं हुआ किसको क्या पोर्टफोलियो मिलेगा, कौन प्रेसिडेंट है, कौन क्या होगा, तालिबान कैसे रूल होने वाला है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। इसी के चीज को लेकर चाइना ने सिंपल सी बात बोली है कि हम लोग तालिबान को तब तक रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे जब तक वो गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर लेते। जैसी गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, इंक्लूसिव गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, हम लोग पहली कंट्री होंगे जो रिकॉग्नाइज करने वाले हैं, और हम लोग इसके साथ खड़े रहेंगे टू डेवलप अ गुड नेबरली फ्रेंडली एंड कोऑपरेटिव रिलेशन विद अफगानिस्तान। ये चाइना का हमेशा से कहना है। मूविंग फर्दर, सो हम लोग वर्ल्ड न्यूज, बिजनेस न्यूज में देखें तो बिजनेस न्यूज में ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो। इट्स टोटली अबाउट द प्राइवेट कंपनीज एंड द बैंक्स। सो दोज हु those who have interest in the stock market, they can read this. बाकी एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है। सेम गोज विद द स्पोर्ट्स न्यूज। सो हाँ, स्पोर्ट्स न्यूज में एक चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है कि अगर हम बात करें तो हिस्टोरिक मिड रैली में इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है ना। सो जस्ट ये पढ़ना जरूर कि किस कैटेगरी में जीता है। मिक्स, अच्छा है तो मिक्स्ड रैली, और लेकिन कहाँ गए थे ये लोग, और अंडर 20 फेडरेशन चैंपियनशिप का ये मैच था, है ना, जिसमें से इन चारों ने मिक्स्ड रैली में ब्रॉन्ज मेडल इंडिया को दिलाया है। तो शायद आई एम नॉट श्योर, बट हाँ, ऐसा हो सकता है कि दिस इज इंडिया फर्स्ट मेडल इन द एथलेटिक इन द अंडर 20 इवेंट इन द ट्रैक एंड फील्ड, मतलब अगर हम जेवलिन को एलिमिनेट कर दें तो। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, सम एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।